बस्ती बस्ती नगरी नगरी में आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। लखनऊ में शिया धर्मगुरु मौलाना कल्ब जव्वाद ने कहा है कि छोटे इमाम बाड़े का ताला खोलने के लिए महिलाओं पर सख्ती नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन को प्रदर्शन कर रही महिलाओं से गुजारिश करना चाहिए कि वो ईद तक आंदोलन टाल दें और इमाम बाड़े का ताला खोल दें। साथ ही वसीम रिजवी के सवाल का भी जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने ताला खुलवाने के लिए जिला अधिकारी को कहा है, इसलिए समिति बनाने का भी अधिकार डीएम के ही पास है। शिया धर्मगुरु ने कुवैत में शहीद हुए यूपी के इब्ने अब्बास के परिवार वालों को मदद देने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार से मांग की है। छोटे इमाम बाड़े में जो वहां पर धरना वो लेडीज का है और लेडीज ने, हम यहाँ थे भी नहीं लखनऊ में, तब उन्होंने धरना शुरू कर दिया था। उनकी डिमांड में वसीम रिजवी की गिरफ्तारी भी है कि वसीम रिजवी को गिरफ्तार किया जाएगा तो हम वहां से धरने से हटेंगे। इस वजह से मामला वहां का फंसा हुआ है। और विवेक तिवारी जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ हैं। विवेक, ये बताइए कि आखिर ये कहे वाकई जो कल्ब जव्वाद कह रहे हैं उनमें हकीकत है? महिलाएं इस वक्त वहां पर है और उनको जबरदस्ती हटाने की कोशिश हो रही है? देखिए, स्थिति ये है कि छोटे इमामबाड़े का ताला खुलने का कोई रास्ता नहीं निकल रहा। ये हाईकोर्ट का जो आदेश था इसमें दोनों इमामबाड़ों के ताले सोमवार तक खोले जाने का वादा प्रशासन ने किया था। आज भी प्रशासन ने, कुछ लोग गए थे महिलाओं से, उन्होंने रिक्वेस्ट की लेकिन वो तैयार नहीं है। और इस पूरे मामले में मौलाना कल्ब जव्वाद ने भी एक तरह से कहे तो अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि वो केवल गुजारिश कर सकते हैं महिलाओं से कि वो स्थगित कर दें ईद तक आंदोलन, जैसे बड़े इमामबाड़े पे जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उन्होंने स्थगित किया है, लेकिन हम उनको फोर्स नहीं कर सकते हैं। प्रशासन उनसे बात करे और अगर वो ताला खोल देती है तो उनकी मर्जी, हम केवल रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम उनको फोर्स नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक तरह से उन्होंने इस पूरे मामले से अब अपने आप को अलग कर लिया है। अब महिलाओं और प्रशासन के बीच में यह मामला है कि किस तरह से उनको मना समझा बुझा करके इस मामले को खत्म किया जाए, लेकिन अभी तक कोई रास्ता नहीं निकल पाया। आज भी प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे थे इमामबाड़े के, छोटे इमामबाड़े के ऊपर, और उन्होंने कोशिश की लेकिन बात बनी नहीं। अभी भी वहां पर ताला बंद है। चलिए विवेक, आगे भी अपडेट लेंगे। पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लखनऊ के बड़े इमामबाड़े का ताला खुल गया है लेकिन विवाद अभी भी खत्म नहीं हुआ है। वहीं छोटे इमामबाड़े का ताला नहीं खुलने और जिन बातों को लेकर बड़े इमामबाड़े का ताला खोला गया है उसे अमल में नहीं लाए जाने से भी गतिरोध बना हुआ है। जिला अधिकारी की ओर से कहा गया था कि इमामबाड़ों से जुड़े मामलों को सुलझाने के लिए एक समिति बनाई जाए, लेकिन जिला अधिकारी के बयान पर शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने आपत्ति जताई है। वसीम रिजवी के मुताबिक प्रदेश की सभी वक्फ संपत्तियां शिया वक्फ बोर्ड के तहत आती हैं और इससे संबंधित नियम बनाने का अधिकार भी सिर्फ बोर्ड के पास है। वसीम रिजवी ने आरोप लगाया कि कुछ लोग भीड़ जुटाकर शासन को ब्लैकमेल करना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर छोटे इमामबाड़े पर भी अभी भी ताला लटका हुआ है और यहां भूख हड़ताल पर बैठी महिलाएं हटने को तैयार नहीं। ये एक गैर कानूनी काम हो रहा था और कोर्ट ने कहा था कि इसको फौरन रिमूव कराइए। ठीक है, अगर के उनकी कोई जायज शर्तें हों उनको बिल्कुल मानना चाहिए, लेकिन जबरदस्ती ब्लैकमेल कर अपनी शर्तें मनवाना ये तो बिल्कुल जायज नहीं है। एक चीज। दूसरी चीज ये कि जो मैंने आज देखा कि कहा गया है कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी बनाए जाने का डीएम साहब को कोई अधिकार नहीं है। रास्ते पर इमामबाड़े के मैदान में बैठ करके आज 1 महीने से हम लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं। यहीं पर हम लोग रोजा रख रहे हैं और मुसलसल भूख हड़ताल को जारी किए हुए हैं, सिर्फ 2 मांगों को लेकर के कि वक्फ बोर्ड में सीबीआई जांच कराई जाए और वसीम रिजवी जो कि एक गलत चुनाव प्रक्रिया के सहारे से दोबारा चेयरमैन बना है उससे इस्तीफा लिया जाए। जब तक ये 2 काम हमारे नहीं हो जाते हैं हम इमामबाड़े का ताला किसी कीमत पर नहीं खोलेंगे। इधर पीलीभीत से बड़ी खबर है, जहां पर माला रेंज में घर में घुसे तेंदुए ने एक महिला को घायल कर दिया है। ग्रामीणों ने तेंदुए को कमरे में बंद कर दिया है। फिलहाल टाइगर रिजर्व की टीम और बड़ी संख्या में पुलिस मौके पर मौजूद है। बड़ी खबर पीलीभीत से, जहां पर माला रेंज में घर में घुसे तेंदुए ने एक महिला को घायल कर दिया है। ग्रामीणों ने तेंदुए को कमरे में बंद कर दिया है। फिलहाल टाइगर रिजर्व की टीम और बड़ी संख्या में पुलिस मौके पर मौजूद है। एक बड़ी खबर गोरखपुर से, यहां पर सिकरीगंज थाना क्षेत्र के सियर गांव में दबंगों ने छेड़खानी का विरोध करने पर लड़की को जिंदा जला दिया। गंभीर हालत में लड़की को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अस्पताल के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।
प्रदीप जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ हैं। प्रदीप, दबंगों को गिरफ्तार करने में कोई कामयाबी मिली है और इस वक्त लड़की की हालत क्या बताई जा रही है? जी बिल्कुल बता दूं कि अभी जो है लड़की की हालत काफी नाजुक है। उसको जिला अस्पताल के बर्न वार्ड में शिफ्ट किया गया है। और अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस ने अभी तक एक अभियुक्त को, वो भी काफी प्रेशर के बाद अभी तक पकड़ा है। पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। और इस वक्त एक बड़ी खबर बिजनौर से आ रही है, जहां पर 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। आरोप पीड़ित के सगे चाचा पर लगा है। पुलिस ने फरार आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामला शहर कोतवाली इलाके का है। तो बड़ी खबर बिजनौर से, जहां पर 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार का मामला सामने आया। आरोप पीड़ित के सगे चाचा पर लगा है। पुलिस ने फरार आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामला शहर कोतवाली इलाके का है। तो रिश्तों ने ही शर्मसार कर दिया है। जिस तरह से ये पूरा मामला आया है, 6 साल की मासूम के साथ उसी के अपने चाचा ने बलात्कार किया है। पुलिस ने फरार आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। और वाकई हैरानी होती है कि क्या अपनों से भी इस तरह का धोखा मिलेगा, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है। तो 6 साल की मासूम, जिसे उसके अपने ने ही दरिंदगी का शिकार बना लिया। और अहम सवाल तो यही होता है कि अगर घर ही महफूज नहीं है तो फिर कौन सी वो जगह है जिसे महफूज समझा जाए? जी मीडिया संवाददाता वसीम हमारे साथ अभी जुड़ेंगे, उनसे भी हम जानकारियां लेंगे। वसीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, ये बताइए, आरोपी को गिरफ्तार किया गया है? श्वेता, मैं बताना चाहूंगा कि बिजनौर में शर्मसार होने वाली ये घटना है। ये वारदात है। यहाँ पर एक चाचा ने अपनी भतीजी को, 6 साल की भतीजी को अपनी हवस का शिकार बनाया है और उसके बाद ये लहूलुहान अवस्था में छोड़कर फरार हो गया। पुलिस अभी भी उसकी तलाश कर रही है। अभी वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाया है। परिवार के बाकी लोग कहाँ थे उस वक्त? वो बच्ची को उठाकर जंगल में ले गया था और वहाँ पर इसने उसके साथ ये घिनौनी हरकत की है। और उसके बाद वहाँ पर परिवार वालों को जब पता चला, बच्चों को चीखने की आवाज वहाँ पर पहुंची और लोग वहाँ पर मौजूद हुए, पहुंचे तो वो आरोपी वहाँ से भाग गया। और उसके बाद वहाँ पर परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे हैं और इस अस्पताल में इस बच्ची का इलाज किया जा रहा है। पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर के घर लाखों की लूट हुई है। परिजनों को बंधक बनाकर बदमाश नकदी और कैश लेकर फरार हो गए। रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर राम पलट पांडे खाद्य एवं सुरक्षा विभाग में तैनात थे। मामला चिन्हट थाना क्षेत्र के मटियारी इलाके का है। तो रिटायर्ड अधिकारी के घर लूट की वारदात सामने आई है। परिजनों को बंधक बनाकर बदमाश नकदी और कैश लेकर फरार हो गए। रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर राम पलट पांडे खाद्य एवं सुरक्षा विभाग में तैनात थे। शाहजहांपुर के खुटार थाना इलाके में एक 4 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है। रेप का आरोपी 14 साल का नाबालिग है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि बच्चे को खेलते वक्त उठाकर ले गया था ये आरोपी। और शिव है जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ। शिव, ये बताइए कि ये 14 साल का नाबालिग कौन है और इससे क्या कुछ जानकारी पुलिस को लग पाई है? देखिए सर, आपको बता दो, खुटार थाना क्षेत्र की ये घटना है, जहाँ पर ये एक किशोर है जिसकी उम्र 14 साल की है। बताया जा रहा है कि एक 4 साल की बच्ची जो अपने घर के बाहर खेल रही थी, इस बच्ची को बहला फुसलाकर ये जो किशोर था वो एक सुनसान जगह पे ले गया। उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया गया। हालांकि बच्ची बेहोशी की हालत में मिली थी वहां पर। जो आरोपी है उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर ले गया। उसको जो बच्ची है उसको मेडिकल के लिए भेजा गया। अभी तक की जो जानकारी है। जी चलिए, पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
इधर संभल के बहजोई थाने की पुलिस ने रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार वकील पुत्र पर किराएदार की 7 साल की बेटी के साथ रेप का आरोप है। वारदात 15 दिन पहले की है। इस मामले का एक और पहलू भी है। आरोपी की मां ने पीड़ित बच्ची के पिता पर भी रेप का केस दर्ज कराया है। वहीं पीड़ित बच्ची के पिता ने इंसाफ न मिलने पर धर्म परिवर्तन का ऐलान किया था। बच्ची के पिता ने 30 जून को लखनऊ में मुस्लिम धर्म अपनाने का ऐलान किया था और ऐलान के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। सुनील जी मेरे संवाददाता हमारे साथ है। सुनील, आखिर ये पूरा मामला है क्या, क्योंकि इसमें कई बातें ऐसी हैं जो सामने आ रही हैं। जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। सुनील, आखिर इसमें कई तरह के मामले हैं, पूरा मामला क्या है ये? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये संभल के बहजोई थाना क्षेत्र का मामला है। इसमें एक अधिवक्ता है जिनके मकान में किराए पर एक ग्रामीण रह रहा था, जिसके 7 वर्ष की एक बेटी भी थी। उसका ये आरोप है कि उसके जो मकान मालिक अधिवक्ता हैं, उनके बेटे ने उनकी 7 वर्ष की जो लड़की है उसको मतलब बेला फुसला करके उसके साथ रेप किया था और जिसको लेकर के उन्होंने बहजोई थाना क्षेत्र में तहरीर भी दी थी और कार्रवाई की मांग की थी। लेकिन चूंकि आरोपी के जो पिता अधिवक्ता हैं और अपना काफी प्रभाव रखते हैं यहाँ पर अधिवक्ताओं के बीच में, उन्होंने दबाव बना करके पुलिस पर दबाव बनाया और जिससे कि आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी थी। 15 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी, जिसको लेकर के लगातार पीड़ित परिवार एसपी से मिल रहा था। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो पीड़ित परिवार ने ये धमकी दी, अगर 30 जून तक पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं करेगी तो वो लखनऊ में जाकर मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लेंगे। उसके बाद पुलिस में हौसम मच गया और देर रात जो था आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। चलिए सुनील, पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बड़ी खबर हमीरपुर से आ रही है, जहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में खतरे की रॉन्ग कॉल मिलने के बाद एएसपी समेत भारी तादाद में पुलिस बल मौके पर पहुंचा है। बड़ी संख्या में पुलिस को देखकर बैंक में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ऑटो डायलिंग कॉल मिलने के बाद सदर इलाके में एसबीआई की शाखा में पहुंची थी। बैंक मैनेजर ने बरसात को ऑटो डायलिंग कॉल सेंड होने की वजह बताया। इलाहाबाद में पुलिस के मॉक ड्रिल विवाद पर कमिश्नर राजन शुक्ला का बयान आया है। कमिश्नर ने कहा है कि वो पूरे मामले की जांच रिपोर्ट तलब की गई है और रिपोर्ट मिलने के बाद दोषियों पर कार्रवाई होगी। साथ ही शासन को भी कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। साथ ही बीजेपी के यूपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कमिश्नर से मुलाकात की थी और कार्रवाई की मांग की थी। उसके हाथ में भगवा ध्वज देकर इलाहाबाद की पुलिस ने भारत की त्याग और तपस्या का अपमान किया है। भगवा ध्वज किसी धर्म का प्रतीक नहीं है। भगवा ध्वज भारत के स्वतंत्रता संग्राम में त्याग और बलिदान का प्रतीक रहा है। साथ ही कुंभ नगरी इलाहाबाद में ये संतों और महात्माओं का प्रतीक है और फिर इस प्रकार की हरकत करना, मैं समझता हूं कि इसके लिए इलाहाबाद पुलिस का मुखिया जिम्मेदार है। खेद ये है कि इलाहाबाद पुलिस के मुखिया ने पहले बयान में ये कहा कि कोई भी रंग रखते तो बात यही होती, तो कोई भी रंग रखते बात यही होती। तो भगवा रंग रखने का तेरा साहस जुट गया कप्तान साहब? भगवा रंग रखने का कैसे साहस जुट गया? तो इधर रायबरेली में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अपनी शिकायत लेकर आई एक महिला ने आत्मदाह की कोशिश की। हालांकि परिसर में मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़कर अधिकारियों के पास वो ले गए और बाद में उसे थाने भेज दिया गया। उधर महिला ने पुलिस और तहसील प्रशासन पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए बताया कि विरोधी उस पर पहले भी हमला कर चुके हैं, लेकिन कोतवाल जबरदस्ती उससे सुलहनामा लिखवा रहा है और तहसील उसका मुआवजा किसी और को दे रहा है। साथ ही कोई भी उसे अधिकारी से मिलने नहीं देता है, इसलिए उसने आत्मदाह की कोशिश की। हमारे यहाँ एक गांव है पखरा में, वो गाँव की रहने वाली है। अभी आई है और तेल लेके चेक करके ड्रामा किया आने का। और अपने को बता रहे कि पुलिस और लेखपाल से पीड़ित है। अभी उनके हम लोग समस्या सुन रहे हैं। एसएसएल को बुलाया हमारे, जाकर जो आवश्यक कार्रवाई करें। लेखपाल की जो समस्या है, लेखपाल के लिए मैं अपनी समस्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए राज्यपाल राम नाईक, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे। इनके अलावा ऊर्जा मंत्री यासिर शाह और
स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन भी प्रधानमंत्री के स्वागत कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। बहुत अहम है ये कार्यक्रम, क्योंकि पहली बार चुनावों के बाद ऐसा होगा कि वाराणसी में वो रैली को संबोधित करेंगे और इसके लिए 50,000 से ज्यादा लोगों को जुटाने की कोशिश हो रही है बीजेपी की तरफ से इस रैली में। तो वहीं सौगात भी दी जाएगी, क्योंकि अब तक के सबसे बड़े ट्रॉमा सेंटर BHU का भी कल वो उद्घाटन करेंगे। तो प्रधानमंत्री के दौरे के कार्यक्रम की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री कल दोपहर 3:10 पर बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जिसके बाद 3:15 पर वो हेलीकॉप्टर से DLW यानी कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स के लिए उड़ान भरेंगे और 3:35 पर DLW पहुंचेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी सड़क मार्ग से 3:40 पर BHU पहुंचेंगे और फिर 3:55 पर वो BHU ट्रॉमा सेंटर पहुंचेंगे। 4:15 पर ट्रॉमा सेंटर का लोकार्पण करेंगे। लोकार्पण करने के बाद प्रधानमंत्री 4:20 पर वापस DLW पहुंचेंगे, जहां वो 4:35 से 4:45 के बीच इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम और वाराणसी रिंग रोड फेज 1 की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 4:50 से लेकर लगभग 5:50 तक DLW के रामलीला मैदान में विकास रैली करेंगे। रैली के बाद प्रधानमंत्री मोदी शाम 6 बजे DLW से बाबतपुर जाएंगे और 6:25 पर बाबतपुर से दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे और फिर 7:55 पर प्रधानमंत्री मोदी नई दिल्ली पहुंचेंगे।